ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV एक जीवाणु, एक वायरस है। यह वायरस शरीर की सफेद कोशिकाओं को खत्म कर देता है, जो कि कई व्याधियों से हमारा बचाव करती हैं। HIV के संक्रमण से धीरे धीरे और कोशिकाएं समाप्त होती जाती हैं। तब कीटाणुओं तथा अन्य संक्रमणों से लड़ पाना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। तब विकसित होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे एड्स कहते हैं। आइए भारत में HIV एड्स की स्थितियों पर एक नजर डालें। जॉइंट यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम के अनुसार भारत में 50 लाख से अधिक जनसंख्या HIV पॉजिटिव से संक्रमित है, जो संसार के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। भारत में HIV का पहला मामला चेन्नई में सन 1986 में पाया गया और एड्स का पहला मामला मुंबई में सन 1987 में दर्ज किया गया। यह संक्रमण खासतौर से शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर फैल रहा है और समूहों का निर्माण हो रहा है, जो सामान्य जनसंख्या के साथ खतरनाक व्यवहारों में लिप्त हैं। आज HIV संक्रमण से बचाव के लिए समुदाय में सामूहिक और प्रबल प्रयास हो रहे हैं। हालांकि अभी तक इस व्याधि के लिए न कोई दवा है और न ही इलाज। इस विश्वव्यापी व्याधि को कम करने में अभी एक लंबा समय है। इस कार्यक्रम में हमने HIV एड्स पर विस्तृत एवं सही जानकारी देने की कोशिश की है। There is something peculiar about HIV AIDS. HIV एड्स की एक विलक्षण बात यह है कि यह एक ऐसा रोग है जिसमें हम जानते हैं कि यह रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे फैलता है। ऐसे रोग भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते कि ये कब और कहां से शुरू हुए और ये कैसे बढ़ते हैं, जैसे कैंसर और हार्ट अटैक। जबकि HIV एड्स के मामले में कुछ निश्चित तथ्य मालूम हैं कि ये रोग कैसे फैलता है। इस व्याधि की रोकथाम और इससे बचाव आसान है, बशर्ते हम अपने लोगों को इसके बारे में शिक्षित करें, उन्हें जागरूक करें और समुदाय को बताएं कि HIV एड्स क्या है, क्यों है और कैसे फैलता है। Create awareness among the various communities about the what, why and how of HIV/AIDS. It can transmit to the human beings only by 3 main routes. ये रोग मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 3 तरीकों से प्रवेश करता है। पहला, शारीरिक रूप से। स्त्री और पुरुष या पुरुष और पुरुष के बीच जब शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, तब ये रोग फैलता है। हमारे देश में HIV एड्स के फैलने का ये सबसे प्रमुख कारण है। इस संक्रमण से प्रभावित लोगों में लगभग 70 से 80% शारीरिक संबंधों के कारण संक्रमित होते हैं। दूसरा मुख्य कारण है रक्त का आदान प्रदान और उससे जुड़े उत्पाद। रक्त यदि वायरस से दूषित है और वायरस से दूषित रक्त किसी के शरीर में प्रवेश करता है, तो वो व्यक्ति भी इस संक्रमण का शिकार हो जाएगा। इसी तरह इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजेस, आमतौर पर इंजेक्शन की एक ही सुई को कई लोगों में इस्तेमाल किया जाता है। सुई में रक्त की कुछ मात्रा बची रह जाती है, जिससे यह संक्रमण फैलने लगता है। और संक्रमण का तीसरा मुख्य स्रोत है मां द्वारा बच्चे को। यह संक्रमण गर्भावस्था के दौरान कभी भी गर्भ में पल रहे बच्चे को हो सकता है, लेकिन इसका खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब बच्चा जन्म ले रहा होता है। HIV पॉजिटिव से ग्रसित माताओं के गर्भ से जन्म लेने वाले लगभग 30% बच्चे भी इस संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। Children being born to HIV infected mothers, 30% of them will turn out to be HIV positive. जब किसी व्यक्ति विशेष को कहा जाता है कि उसे HIV पॉजिटिव है, इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति HIV से संक्रमित है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को एड्स हो ही, यानी उस व्यक्ति में अभी तक एड्स के लक्षण विकसित नहीं हुए हैं। We do the test. Now you can see this is how we do the test. The most widely used test that is ELISA test. हम यहाँ खून एकत्रित करते हैं और उसकी जांच We take करते the हैं। patient's blood, separate his आप देख सकते हैं कि हम ये जांच कैसे करते हैं। and add it to these wells. व्यापक तौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली जांच है ELISA टेस्ट, जिसमें हम रोगी का खून लेते हैं, रक्त के सीरम को अलग किया जाता है और इसे माइक्रोप्लेट के इन खांचों में डाल दिया जाता है। So if there are antibodies in the patient's sample, असल में हम वायरस की जांच नहीं करते, बल्कि एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। after a washing procedure, यदि रोगी के नमूने में एंटीबॉडी है, तो वॉशिंग प्रक्रिया के बाद इसमें रंग विकसित होता है, जैसे यहाँ। आप जितने भी पीले नमूने देख रहे हैं, उनका मतलब है कि उनमें एंटीबॉडी तत्व मौजूद है। so वो व्यक्ति इस संक्रमण से प्रभावित है। जांच में रंग का मतलब है पॉजिटिव, और यदि रंग ना हो तो नेगेटिव। It means there are no antibodies.
नेगेटिव टेस्ट का यह मतलब कतई नहीं है कि वो व्यक्ति संक्रमित नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि इस जांच में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया गया। वायरस के शरीर में प्रवेश के 8 से 12 हफ्तों तक के समय को विंडो पीरियड कहा जाता है। यदि मैं जांच के लिए आता हूं तो रिपोर्ट में नेगेटिव दर्शाया जाता है, क्योंकि संक्रमण को एंटीबॉडी बनने में लगभग 12 सप्ताह का समय लग जाता है। उस समय हालांकि मेरे शरीर में वायरस होगा, लेकिन जांच की रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। ये इस जांच की एक सीमा है, किंतु ये विंडो पीरियड सब में समान नहीं होता। जो भी व्यक्ति जांच के लिए आता है वो इस विंडो पीरियड के तहत नहीं आता। 1000 में या 10 लाख में एक व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है। इस जांच को करने के बाद हम इसे पुनः सत्यापित करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नहीं। राष्ट्रीय गाइडलाइन पर आधारित दूसरी जांच करनी पड़ेगी, परंतु इस जांच के लिए नमूना दोबारा नहीं लेना पड़ता। हम पुनः एलिजा या रैपिड टेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि रोगी का नमूना यहां रखा जाता है और कुछ ही मिनटों में एक धब्बा विकसित होता है। ये HIV पॉजिटिव का प्रतीक है। दूसरी जांच करने के बाद उसी नमूने द्वारा तीसरी जांच की जाती है। इस बार भी एलिजा या रैपिड टेस्ट के विकसित रूप कॉम टेस्ट को किया जाता है। यह क्योंकि कंघी के आकार का होता है, इसकी वजह से इसका ये नाम पड़ा। यह नमूना नेगेटिव होता है तो हम रिपोर्ट में लिखते हैं कि कोई एंटीबॉडी नहीं पाए गए हैं, और यदि जांच पॉजिटिव आती है तो हम दोबारा सत्यापित किए बिना रिपोर्ट नहीं देते। यदि तीनों जांच पॉजिटिव आती हैं तब हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी पाए गए हैं और व्यक्ति संक्रमित है। ये राष्ट्रीय नीति है जिसका पालन हम करते हैं। इस जांच के साथ साथ हम जांच से पहले और बाद में रोगी के साथ विचार विमर्श भी करते हैं। Pre-test counseling is a method which is done before जांच you do करने a से test. पहले हम लोग प्री टेस्ट काउंसलिंग करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि लोगों को कहा जाए हीमोग्लोबिन या लीवर फंक्शन टेस्ट करना है, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि ये जांच क्यों की जा रही है, क्योंकि इसमें से कोई भी गंभीर बात सामने नहीं आने वाली। किंतु HIV के मामले में ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिसकी जांच होने वाली है उसे इस बात के प्रति जागृत कराना चाहिए कि उसकी HIV की जांच हो रही है, और यदि जांच का परिणाम पॉजिटिव आया तो ये इसके बाद आपके जीवन पर किस प्रकार असर डालेगा। इसी वजह से हमें लगता है कि रोगी के साथ जांच से पहले विचार विमर्श किया जाना चाहिए। सबसे पहले इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि रोगी, बल्कि उस व्यक्ति को, क्योंकि अभी तक वह रोगी नहीं है, कितनी जानकारी है इसके बारे में। सामान्यतः इस संबंध में बहुत सी गलत धारणाएं फैली हुई हैं कि यदि मुझे HIV है तो मैं जल्द ही मरने वाला हूं, या मुझे एड्स हो गया है। अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते। दूसरी चीज ये कि हम उनके बेहद विस्तृत संदेहपूर्ण इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यदि हमें ज्ञात है कि कोई व्यक्ति संदेहपूर्ण व्यवहारों में लिप्त है तो हम उसकी जांच का विश्लेषण उसी प्रकार से कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। यदि कोई व्यक्ति 5 दिन पहले शारीरिक संबंध बनाता है और हम आज उसकी जांच कर रहे हैं, तो जांच का परिणाम बेशक नेगेटिव आए, पर इसका ये मतलब कतई नहीं कि उसे HIV संक्रमण नहीं है। ये परिणाम केवल इसलिए नेगेटिव आ सकता है क्योंकि वह व्यक्ति अभी विंडो पीरियड में है, तो ठीक परिणाम के लिए ये जानकारी लेना अनिवार्य हो जाता है। यदि हम प्री टेस्ट काउंसलिंग न करके सीधा जांच करते हैं और जांच का परिणाम नेगेटिव आता है, तो इस व्यक्ति को ये कहना गलत होगा कि परिणाम नेगेटिव है। इसके लिए संदेहपूर्ण इतिहास की जानकारी लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति पिछले 1 साल से शारीरिक संबंधों में लिप्त है, किंतु अंतिम बार उसने 1 सप्ताह पहले संबंध कायम किया है, इस स्थिति में हम HIV जांच तो करेंगे, लेकिन परिणाम भले ही नेगेटिव आए, हम उस व्यक्ति को बताएंगे कि उसे इस जांच को 6 महीने या 6 सप्ताह बाद पुनः कराना होगा। अन्य बात जो हम उन्हें बताते हैं तो ये कि जांच कराना क्यों आवश्यक है। जब हम किसी को HIV जांच कराने के लिए कहते हैं, तो बहुत से लोग जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, बताते हैं मैं अपने बीवी और बच्चों को HIV से बचाना चाहता हूँ। बहुत से लोग इसे नहीं कराना चाहते। वे पूछते हैं कि ये जांच मेरे लिए कैसे उपयोगी होगी, जबकि इसका कोई उपचार या इलाज है ही नहीं। मैं इस बीमारी के बारे में जानकारी क्यों लूं? मुझे इसे जानने की जरूरत नहीं है। हम दरअसल उन्हें ये बताते हैं कि HIV संक्रमण से किस प्रकार आप किसी को इससे बचा सकते हैं और आप एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। हमें ऐसे लोग भी मिले हैं जो प्री टेस्ट काउंसलिंग से गुजर चुके हैं और HIV पॉजिटिव से
अच्छे ढंग से जूझ रहे हैं जो प्री टेस्ट काउंसलिंग से नहीं गुजरे। हमने यहाँ तक देखा है कि जो लोग प्री टेस्ट काउंसलिंग से नहीं गुजरे निराश होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग में हम रोगी को ये बताते हैं कि वह किस प्रकार एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, भले ही वह HIV पॉजिटिव का शिकार हैं। हम HIV और एड्स में अंतर समझाते हैं और हम इस बात की जानकारी भी देते हैं कि वह किस प्रकार इस रोग को फैलने से रोक सकता है। HIV केवल इन 3 तरीकों से फैलता है। मुख्यतः शारीरिक संबंध के दौरान संक्रमित व्यक्ति के द्वारा अपने शरीर से उत्पन्न द्रव्य पदार्थ के विनिमय से स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री तथा पुरुष से पुरुष में फैलता है। रक्त लेते या देते समय संक्रमित रक्त द्वारा, मिसाल के लिए दूषित सुई द्वारा ड्रग्स लेने से। और बच्चे को गर्भावस्था के दौरान, गर्भ में पल रहे बच्चे और जन्म के बाद संक्रमित मां द्वारा बच्चे को स्तनपान कराने से। Prevention is focused right at the time of pre-test counseling. प्री टेस्ट काउंसलिंग के दौरान बचाव को बहुत महत्व दिया जाता है और प्री टेस्ट काउंसलिंग को निश्चित रूप से हम महत्व देते हैं। जांच परिणाम के बाद यदि किसी का परिणाम पॉजिटिव आता है तो हम उसे बताते हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं करते, बल्कि जब रोगी पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग सेशन के बाद वापस जाता है तो हम उससे कहते हैं कि अब सारी बातें वो हमें समझाए जो हमने उसे बताई। इससे ये पता चल जाता है कि रोगी कितनी अच्छी तरह से इन बातों को समझ पाया है और ये बातें उसे भविष्य में ध्यान रखनी होती हैं। यदि आपका व्यवहार संयमित नहीं है तो आपके संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। अगर आप संक्रमित हैं तो ध्यान रखिए, बिना कंडोम के शारीरिक संबंध स्थापित न करें, रक्त जांच किए बिना रक्तदान न करें और इंजेक्शन के लिए खुद की सुइयां इस्तेमाल करें। If you think you're likely to be possible, best is to use your own syringe and needle for your purpose. Use disposables and not going to a system where recycling is taking place. HIV एड्स के बारे में जानकारी की कमी से इस रोग के फैलने के कारण बेहद विस्तृत भ्रांतियों और गलत अवधारणाओं से जुड़ गए हैं। इस व्याधि के कारण समाज में इतना भय बन गया है कि संक्रमित व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत माना जाता है। संसार के अन्य देशों में यह संक्रमण ज्यादातर स्त्रियों और नवयुवकों में फैल रहा है। एक अनुमान के अनुसार 25% संक्रमित लोगों में औरतों की काफी बड़ी संख्या है। लगभग 30,000 नए जन्मे शिशु इस संक्रमण के शिकार हैं, जबकि देश में लगभग 1,20,000 लोग इससे प्रभावित हैं। Perhaps it's less than 5% of the patients I see here. यहाँ पर हम जिन रोगियों का इलाज करते हैं, शायद उनमें से 5% से भी कम रोगी ही एंटी रिट्रोवायरल चिकित्सा ले पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकतर रोगी इसका खर्च उठा पाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए हमें उन्हें अवसरवादी संक्रमण के लिए प्रोफिलैक्सी पर रखना होता है। गणना की सीडी के अनुसार, जैसा कि मैंने कहा, कि केवल कुछ ही रोगियों को एंटी रिट्रोवायरल चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन एंटी रिट्रोवायरल चिकित्सा के साथ ही रोगी को अन्य चिकित्सा सहायता भी लेनी पड़ती है। क्योंकि ये दवाइयां अत्यधिक तेज होती हैं और इनकी जटिल प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए रोगी को समय समय पर अनेक प्रकार की रक्त जांच भी करवानी पड़ती है। रोगी को ये जांच प्रत्येक सप्ताह करवानी होती है। HIV के RNA भार की जांच को बार बार प्राय 6 महीने में एक बार कराना पड़ता है। Often at least once in 6 months. Most of the patients we just treat as and when the opportunistic infection sets in. The cost of antiretroviral therapy is such that it is एंटी beyond the रिट्रोवायरल reach. चिकित्सा की कीमत इतनी है कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। हमारे पास ऐसे मरीज हैं जिनकी चिकित्सा हो रही है, किंतु उसके मुकाबले उनकी संख्या बहुत कम है जो इस रोग से संक्रमित हैं। कई माताएं जब ये पूछती हैं कि जब बच्चा जन्म लेगा तो मेरी दवाइयों का क्या होगा, तो दिल बहुत दुखता है। It's a question which hurts you. There is no doubt antiretroviral therapy helps patients with HIV infection. इसमें कोई शक नहीं कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी HIV संक्रमण के इलाज में मदद करती है। पिछले 4-5 सालों से ये पश्चिमी देशों में इस्तेमाल हो रही है। हमने देखा है कि लोगों को इससे फायदा पहुंचा है। जो लोग मृत्युशैया पर लेटे थे, वे वापस अपने ऑफिस, अपने काम पर चले गए। ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का प्रभाव है, परंतु ये बहुत खर्चीली है।
ये मेरी और आपकी पहुंच के बाहर है। इसमें सभी प्रकार की जांचों की फीस मिलाकर 8 से 10,000 रुपए प्रति माह का खर्च है और ये खर्च पूरा जीवन करना पड़ता है। एंटी रेट्रोवायरल इलाज की कीमत इसका इलाज कराने वाले अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। फिर इसका सामना कैसे किया जाए? हमारा मानना है कि हम लोगों को जितनी भी संभावित देखभाल या इलाज उपलब्ध करा सकते हैं, हमें उससे अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, एंटी रेट्रोवायरल जो बहुत ही फायदेमंद है, उसके बिना भी हम परामर्श और मनोसामाजिक प्रभाव से रोगी का उपचार कर सकते हैं। इसमें अवसरवादी संक्रमणों के इलाज के लिए जरूरी दवाइयां शामिल हैं। HIV से जुड़े रोगों को कम करने तथा तपेदिक और अन्य प्राणघातक रोगों से रक्षा करने में ये बुनियादी दवाइयां लाभप्रद हैं। मां से शिशु में इस रोग के संचरण को रोकने के लिए अब तो हमारे पास नेवाप्रिन नामक दवाई भी उपलब्ध है। life-threatening diseases associated with HIV. And now that we have nevirapine for prevention of mother-to-child transmission. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाएं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो नाको के नाम से जाने जाती है, उसके साथ जुड़ी। साथ ही साथ अन्य संस्थाएं भी हैं जिन्होंने इस व्यापक फैलते रोग की रोकथाम और सुधार के लिए कई आविष्कारक तरीके अपनाए हैं। Compared to other countries, India is definitely a more heterogeneous country. It is a more heterogeneous society. अन्य देशों के मुकाबले भारत एक भिन्नताओं से संपूर्ण देश है। सांस्कृतिक विभिन्नता, अनेक भाषाएं और इन सबसे बढ़कर हमारे यहाँ बड़ी जनसंख्या अशिक्षित और गरीब है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग वेश्यावृत्ति, ड्रग्स के इस्तेमाल में और समलैंगिक संबंधों में लिप्त हैं। इस प्रकार के समूहों को संबोधित करने के लिए हमें विशेष कार्यनीति की जरूरत है, क्योंकि सामान्यतया सरकारी तंत्र इन तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए हमें गैर सरकारी संस्थाओं और सामुदायिक संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। अन्य देशों के मुकाबले इसके प्रचार में सफलता का हमारा प्रतिशत अभी कम है, किंतु हमें इसमें सुधार लाना होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भले ही प्रचार के स्तर पर थोड़ी सी बढ़ोतरी काफी बड़ी तादाद में लोगों को प्रभावित कर सकती है, पर हमें इस ओर ढील नहीं देनी चाहिए, बल्कि अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। यदि हम इसकी जानकारी घर घर पहुंचाने में कामयाब रहे, तो हम इस बीमारी पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं। यदि हम सारे विश्व पर नजर डालें, तो हमें दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव लोग मिलते हैं। हालांकि भारत में संक्रमित लोगों का प्रतिशत 1% से भी कम है, लेकिन हमारी चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है यहाँ की विशाल जनसंख्या, जिसमें इस रोग से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, छोटे स्वदेशी गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ट्रक चालकों और व्यावसायिक सेक्स कार्यकर्ताओं के साथ समुचित निरोधक मुद्दों पर अमल करते हुए काम करना। इसके साथ ही साथ व्यापक समुदाय आधारित कार्यक्रम जैसे कि जागरूकता अभियान, हमारी सामान्य जानकारी, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों को इसमें शामिल कर हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक बना सकते हैं। यद्यपि हो सकता है कि इस समय समाज में इस रोग की संक्रमण दर कम हो, लेकिन इस बात का भय है कि भविष्य में संक्रमण की दर और गति तेज हो सकती है। हम सरकार की अन्य एजेंसियों और नीतियों के साथ सामंजस्य कायम कर काम करते हैं। सरकार की नीतिगत सहायता के बिना हम अपने कार्यक्रम लागू नहीं कर सकते। नीति का अर्थ है सरकार का समर्थन और राजनीतिक इच्छा शक्ति। हम उन गैर सरकारी संस्थाओं की मदद करते हैं जो HIV एड्स के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय हम पूरे भारत में 16 गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता कर रहे हैं। ये संस्थाएं विभिन्न तरीकों से इस क्षेत्र में काम करती हैं। कुछ संस्थाएं HIV एड्स की रोकथाम के लिए मीडिया को साधन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। ये संस्थाएं स्कूल और कॉलेजों के स्तर पर काम करती हैं और HIV एड्स की जानकारी का प्रचार प्रसार करती हैं। कुछ अन्य संस्थाएं समुदाय के युवकों में इसकी जानकारी का प्रचार प्रसार करती हैं। हम कुछ ऐसी संस्थाओं की भी मदद करते हैं जो सांस्कृतिक क्षेत्र के जरिए इसकी रोकथाम में कार्यरत हैं, जैसे थिएटर।
इन सभी तरीकों में हमारा मुख्य उद्देश्य इसकी रोकथाम है। Focus our funding on prevention. UNAIDS is really, well, it's got 3 roles. यूएनएड्स के 3 काम हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली के भीतर एचआईवी विषय पर संयोजित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना। दूसरा, इस बात की वकालत करना और यह सुनिश्चित करना कि विश्व में जो भी व्यक्ति एचआईवी के बारे में जानना चाहता है उसके लिए एचआईवी एकमात्र एजेंडा है। और तीसरे, यह सुनिश्चित करना कि एचआईवी से संबंधित अच्छे कामों से हम सभी को परिचित कराया जाए। हम इन अच्छे कामों के बारे में इसलिए जानना चाहते हैं जिससे हम अधिक से अधिक सुसंगत, समुदाय आधारित, राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें और बड़े पैमाने पर अपना काम कर सकें। इसलिए इस पर सही ढंग से काम करने के लिए यूएनएड्स एक प्रेरक और मध्यस्थ के रूप में काम करता है। भारतीय संदर्भ में यूएनएड्स का काम मेरे द्वारा बताए गए इन तीनों कामों को पूरा करना है। इसके साथ ही साथ यूएनएड्स ये भी सुनिश्चित करता है कि हम अपनी अच्छी सोच से इस महामारी को दूर करने के लिए एक देवदूत और मददगार की तरह काम करें और एक नए प्रकार का सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। मेरा यह मानना है कि सीधे एचआईवी से पीड़ित लोगों के साथ काम करने और कार्यक्रमों को बनाने तथा उनका कार्यान्वयन करने से अच्छी सफलता हासिल की जा सकती है। Working directly with people with HIV in the design and implementation of programs that we know to have a good chance of success. है इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो हमारे प्रोजेक्ट की जो एक यूनिकनेस है वो ये है कि हम वॉलंटियर बेसिस पे लोग इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है और लोग इसको अपना प्रोजेक्ट समझ रहे हैं। ओनरशिप जो है वो लोगों के पास है, हमारे पास नहीं है। हम एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स बनाई है, वॉलंटियर वर्कफोर्स, जो राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए काम कर रही है। और उस वर्कफोर्स के जो मेन मेंबर्स हैं वो हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स को हमने ट्रेनिंग इसलिए दी है कि एज सच काउंसलिंग क्या होती है, उनका जो मेन डायग्नोस्टिक और क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे जो वो जोर देते हैं वो उनका बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए होता है। तो एक इमोशनल टच उसमें दिया जाए, पेशेंट से किस तरह बात करनी है। काउंसलिंग तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एड्स प्रिवेंशन में ही वो आगे यूजफुल होगा, बल्कि एज सच पूरी अप्रोच जो है वो कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो सिर्फ ये कि पेशेंट आया और उसको बता दिया कि ठीक है आपको ये प्रॉब्लम है और एक क्यूरेटिव नेचर है, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, लेकिन हम इसको एक हेल्थ का व्यू दे रहे हैं कि किस तरह एक सपोर्टिव काउंसलिंग करनी है, पेशेंट से किस तरह बात करनी है। ये सब चीज़ें डॉक्टर्स को बताई गई हैं। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हम लोगों ने दिल्ली में 96 में स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट। अब हम बॉम्बे, नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी, शिलोंग में हम अपनी वर्कफोर्स सब जगह बना रहे हैं। और जब हमारी वर्कफोर्स पूरी डेवलप हो जाएगी, हम इंडिया में हर विलेज में, हर जगह इसको करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को। और उसके लिए हम फंड्स मोबिलाइज कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिल रही है। काफ़ी बायलेटरल, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं इस प्रोग्राम में। किसी भी व्यक्ति की एचआईवी एड्स से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखना अनिवार्य है। ऐसा न होने की स्थिति पर उसे निंदा, भेदभाव, यहां तक कि अस्वीकृति का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ एक समूह अलग से है जो नुक्कड़ नाटक करता है और लोगों से परस्पर संबंधित होता है। ये जागृति से संबंधित समूह बिल्कुल अलग है। और जो भी लोग यहाँ अपने परिवार के साथ आते हैं, हम उन्हें HIV एड्स की संपूर्ण जानकारी देते हैं, जैसे कि इससे बचाव, रोकथाम, उपचार और इससे जुड़ी भ्रांतियाँ। माइक्रोकेयर एक बहुत ही पवित्र ध्यान केंद्र है। इसमें भावनात्मक, आत्मिक और शारीरिक ध्यान कराया जाता है, क्योंकि सभी चीज़ों का संतुलन अनिवार्य है। आप यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत पाएंगे। यहाँ पर कर्मचारियों की कोई वर्दी नहीं होती। यहाँ कोई ऑफिस जैसा माहौल नहीं होता। सभी कुछ आपकी पहुंच के अंदर है। इस तरह का माहौल बनाना बहुत अनिवार्य होता है जिसमें लोग पहुंच के दायरे में हों। अन्य लोगों का डर महसूस नहीं होना चाहिए। निरादर की स्थिति में एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जो आज़ादी की भावना दे सके। यहाँ हम घावों पर पट्टी बांधते हैं। मरीजों के छोटे या बड़े घाव होते हैं, कोई उन्हें छूता तक नहीं है। जब ये मरीज अस्पताल में थे तो कोई उनकी पट्टी तक नहीं बांधता था। जब वे यहाँ आए तो घाव और बड़ा हो गया। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। सिर्फ उनकी बात सुनने भर से ही उनकी आधी तकलीफ कम हो जाती है, क्योंकि घर और अस्पताल में कोई उन्हें सुनने वाला नहीं है। वे समाज से बहिष्कृत हो चुके हैं। जब वे यहाँ आते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं
कि उनमें और अन्य किसी में कोई अंतर नहीं, सब समान हैं। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वजह यह कि जब एड्स और उसके प्रति दुनिया के रवैये का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा कीमती योगदान कुछ यूं दर्ज होना चाहिए कि इस महामारी के समय हमने मुंह नहीं मोड़ा, हमने पलायन नहीं किया और न ही आपस में कोई भेदभाव बरता। मालिक तेरे बंदे हम